हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। सो आई एम कृतन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो यार आज का लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? और पहली बात, आज तो बहुत अच्छा दिन है। अब आप पूछोगे सर आज क्यों अच्छा दिन है? आज जो है वो रिलेशन से भी ज़्यादा अच्छा दिन है। रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा कि हाँ यार हमने नहीं पढ़ा हुआ, बट हमने सेट्स देखा, रिलेशन देखा, वो सब के सब हम लोग के नए थे। ओके, तो आज जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा वो हमने पहले ही देखा हुआ है, तो उतना भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं, ठीक है? क्या है चैप्टर का नाम? ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है ये दिखता किस तरीके से, तो ध्यान दो। आपने देखा होगा ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका जनरल फॉर्म है दिखने का, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं यार पॉलिनोमियल क्या होता है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले आप पॉलिनोमियल जानो, उसके बाद उसी से हम लोग इक्वेशन बनाना सीख लेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है आप ध्यान दो। देखो पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री n का भी होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विथ वन वेरिएबल। ध्यान दो इस चीज को। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं पॉलिनोमियल बताना है एक वेरिएबल का, लेकिन उस पर डिग्री कितना होना चाहिए? n। अब जैसे मैं आपको पूछूं इसका डिग्री कितना है? 2। डिग्री अगर मैं जब भी पूछूंगा तो आप x की मुझे हाईएस्ट पावर बताना। x के जो पावर में होगा उसका हाईएस्ट पावर जो भी होगा वही। लेकिन यहाँ पे मैं 2 डिग्री का थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो यहाँ n डिग्री का पूछ रहा हूँ ना। तो देखो इसको ये दिखता किस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, a n x n। उसके बाद आपको दिखता है a n माइनस 1, फिर यहाँ पे भी हो जाता है x n माइनस 1 प्लस, ऐसे ही आप जाते हो और लास्ट में आता है a2 x स्क्वायर, फिर आता है a1 x, फिर आता है a0 मतलब a0 आप बोलो, अब a0 का मतलब बता। ये आपका वो पॉलिनोमियल है जो एक वेरिएबल, यहाँ पे केवल x ही तो है और कोई वेरिएबल थोड़ी है। आपको a1 a2 या फिर an की तो गिवन है, मतलब एक वेरिएबल का भी है और हाईएस्ट पावर इसका n भी है। यानी ये एक पॉलिनोमियल है और साथ साथ इसका जो डिग्री है वो n है और एक वेरिएबल के साथ है। यानी जो मैं ये लिख रहा हूँ हेडिंग, वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो मैं आपको इसमें कुछ खास बताना नहीं चाहता, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ ये पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री विथ वन वेरिएबल दिखता किस तरीके का है। अब देखो बात आती है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विथ वन वेरिएबल। अब ये किस तरीके का दिखता है, लिख लेना वेरिएबल। ओके, देखो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अलग चीज है, ये अपनी जगह अलग चीज क्या है। देखो ध्यान दो, ये अलग चीज मैं इसलिए बोला क्योंकि इसमें n डिग्री है, इसमें 2 डिग्री का है वो उसी से आया है। ये आया तो ये इसी से है, ऐसा नहीं है कि वो अलग है इससे। अलग बस इसमें है कि हाँ यार ये इसका डिग्री n है, इसका डिग्री 2 है। ओके, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, ध्यान दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ यार इक्वेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले इतनी बात पे नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यार पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है। देखो पॉलिनोमियल तब होता है कोई इक्वेशन, लेट अस सपोज अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर इक्वेशन तो क्या होगा? तो ध्यान दो, अगर कोई इक्वेशन बनता है और उसके लेफ्ट साइड में भी कुछ हो, मतलब इधर भी कुछ हो और इधर हो, मतलब यहाँ पे लेट सपोज इक्वल है, इसके दोनों साइड में कुछ नहीं तो कुछ हो, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके पास LHS भी हो और जिसके पास RHS भी हो। लेकिन तुम ध्यान दो, इसके पास तो या तो LHS होगा या तो RHS होगा, इन्हीं दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है।
लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसा दिया हो 3x + 5 = 4x + 9, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसको इधर भी ले जाओगे ना तो क्या बनाओगे, x प्लस क्या बनाओगे 4 = 0। तो एक बात ध्यान दो, इधर भी LHS है और यहाँ पे RHS भी है, लेकिन यहाँ पे केवल LHS है या फिर RHS है, मतलब दोनों नहीं है। वो केस जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो उसको आप बोलते हो क्या, इक्वेशन। ध्यान दो इस चीज को, वो इक्वेशन जिसमें LHS हो RHS हो उसके आप बोलते हो क्या, इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बन सकता है जब आप इसके आगे 0 लगा दो। क्यों, क्योंकि अब देखो अभी ये LHS बन गया, अब ये RHS बन गया। इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि हाँ यार LHS कब हम कहेंगे और RHS कब कहेंगे। LHS अब तब कहोगे, सॉरी मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कब आप इक्वेशन कहोगे, कब आप पॉलिनोमियल कहोगे। इक्वेशन अब तब कहोगे जब LHS भी हो RHS भी हो। पॉलिनोमियल अब तब कहोगे जब आपके पास मतलब पता ही ना कर पाओ यार LHS है RHS है कि क्या है, आई डोंट नो। ओके, तो अगर आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता चल गया तो इसे जल्दी से नोट करो। अभी हमें बहुत सारी चीजों की बात करनी है, नोट करो। नोट हो गया क्या बच्चों? अगर नोट हो गया ये, अगर इतनी बातें नोट हो गई तो हम इरेज करते हैं इसे। अब ध्यान दो, एक चीज तो इसमें बहुत बेसिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है, एक चीज इसमें तो बहुत ज्यादा बेसिक है, वो क्या है, जैसे कि आपको अगर एक इक्वेशन दे दिया ax² + bx + c, तो मुझे बताओ इसके कितने रूट्स आ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ रूट्स बता दो, या फिर इसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, है क्या ये, या तो रूट्स बोल दो या तो जीरोस बोल दो। ध्यान दो, रूट्स या फिर जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब आप x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे कि पूरा इक्वेशन 0 आ जाए। अगर आपने कोई भी ऐसी x की वैल्यू पुट की है जिससे कि ये इक्वेशन 0 हो जाए तो उसी वैल्यू को आप रूट्स कहते हो और उसी वैल्यू को आप जीरोस बोलते हो। आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, अगर ये कंडीशन अगर ये 0 हो जाए तब वही जो आपने वैल्यू x की पुट की है वही जीरोस है, या फिर आप रूट्स भी बोल सकते हो। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, अगर मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ रूट्स तो आप मुझे क्या आंसर दोगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, इसका रूट जो होगा वो 2 होगा। कैसे, ये देखो, अगर कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है और उसका हाईएस्ट पावर 2 है तो दो रूट्स हमें मिलेगा। मतलब हाईएस्ट पावर अगर ax³ अगर समझो आ जाता है प्लस bx आ जाता है तो इस केस में हमें जानते हो कितना आंसर मिलेगा, 3 आंसर मिलेगा, 3 रूट्स मिलेंगे। तो कंडीशन एक होनी चाहिए, क्या कंडीशन ये होना चाहिए कि a 0 नहीं होना चाहिए। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता क्यों a 0 नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दो, अगर a 0 हो गया तो इतना क्वांटिटी 0 हो जाएगा ना। अगर इतना मैं गायब कर दूं तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना इस फॉर्म में। आप लिख सकते हो 3x + 1। ध्यान दो, देखो जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया था अभी 3x + 5 करके और फिर 4x + 9 कर दिया था, ये देखो ये लीनियर इक्वेशन था। ओके, मैं तो आपको बस समझाना चाह रहा था कि हाँ यार वो इस केस में पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन क्या, आप समझ चुके हो। ओके, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसमें 3 रूट्स मिलेगा, इसमें 2 रूट्स। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो इतना टर्म गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बल्कि हम लीनियर इक्वेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसलिए ये कंडीशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी मैं आपको जब बता रहा था वो कौन सा केस था, an(xn) + an-1 जो मैंने लिखा हुआ था इस तरीके का xn-1, इसमें भी ये केस होता है कि an की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गए तो n डिग्री का पॉलिनोमियल कहाँ रह जाएगा बच्चों, n डिग्री का पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा वो। ध्यान दो, अगर ये 0 हो गया तो इतना क्वांटिटी 0,
तो इसका पावर हाईएस्ट पावर तो n-1 हो गया ना, तो एनडीवी का पॉलिनोमियल कहाँ है, यही ध्यान देना था इसमें। तो इतना तो पता चल गया, जितना हाईएस्ट पावर उतना ही रूट्स हमें मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अगर कोई भी कर्व है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही रूट्स आपको मिलते हैं। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो कुछ पैराबोला टाइप का आता है, तो वो 2 बार कट करता है ग्राफ को, सॉरी एक्स एक्सिस को। तो 2 इक्वेशन हमें मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं। मैं बस ये कहते हैं, अगर कोई कर्व है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही रूट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो इसमें आप जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लो जल्दी। मतलब देखो क्या दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? नोट हो गया क्या? देखो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल फंडा बन लगा है, कुछ था नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। बच्चे पूछते हैं कि यार ये आइडेंटिटी क्या होता है, कब इक्वेशन आइडेंटिटी में तब्दील हो जाता है, कब बदल जाता है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। अब समझ में आ जाएगा कैसे, ये देखो। हाँ, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी है क्या, ये ध्यान दो। एक काम करो, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहां लिखूं x+1 का होल स्क्वायर, क्या x+1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा? आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप पढ़ा ये रहे हो, पूछ ये रहे हो, ये तो सब कुछ जानता है, बच्चा जानता है। आई नो, मैं जानता हूँ कि आपको पता है, यू आर सो इंटेलिजेंट, बट बस इतना बात बताओ, है ना इक्वल? तो अगर मैं इन दोनों को ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूँ ना x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1। एक काम करो, अभी पूरा 0 मत करो, बस इस टर्म को इधर लाओ। जब तुम इस टर्म को इधर लाओगे और x² को जब कॉमन लोगे तो ये आएगा 0 × x² प्लस, जब ये इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 0 × x, और जब ये इधर लाओगे तो क्या होगा 0 इज इक्वल्स टू, ये भी 0। देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, लेकिन ये आंसर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप x की वैल्यू ऐसी कौन कौन सी पुट करोगे इस इक्वेशन में ताकि ये वैल्यू हमें 0 दे दे? जो वैल्यू आप पुट करोगे ताकि वो 0 दे दे, तो वो क्या होगा? वो उसका रूट्स होगा ना। मैंने अभी तो बताया, अगर कोई भी वैल्यू x की अगर आप किसी इक्वेशन में पुट करते हो, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो उस इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। तो मैं अगर आपको पूछूं इसमें से कौन सी x की वैल्यू मैं पुट करूं जिससे कि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी x की वैल्यू पुट कर लो, देखोगे आप आंसर आपका 0 ही आ रहा है। आप चाहे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, माइनस पुट करो, एनी नंबर कुछ भी पुट कर लो, रियल नंबर तक पुट कर दो, इंटीजर पुट कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करो, कुछ भी पुट करोगे आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब समझो कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बावजूद भी ये हमें आंसर 2 रूट्स नहीं दे रहा है, 2 रूट्स नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा दे रहा है यार। अभी तो मैंने बताया ना कि अगर ax² + bx + c होता है तो उस केस में हमें 2 ही रूट्स मिलेंगे, लेकिन इस केस में हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। जहां पर ये केस आएगा, मतलब a = b = c = 0 वाला केस, तो उसी टाइम वो इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाएगा, उसी टाइम वो इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाएगा। देखो क्या क्लियर है क्या? बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा इजी था, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर मान लो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्या करेगा ना, मान लो एक टाइप की कुछ इक्वेशन दे दी, a² + 2x + 3 ऐसे कर देगा, या फिर आपको और यहाँ पे x² कर देगा प्लस, और यहाँ पे कुछ a के टर्म्स में मान लो a² + 3 दे दिया, या फिर a² + 4 दे दिया, -4 दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट में भी दे दिया a² + b + c। ये आपको बोल दे
कि इसका एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, और आपको बोल दे कि इसका जो आंसर है मतलब रूट जो है वो एक से ज्यादा आ रहा है, पर ये दिख तो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आना तो चाहिए दो ही रूट्स, आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रूट। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये केस हो, तो आप कुछ नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाओगे, उसको 0 के बराबर पुट करोगे, फिर यहाँ से आपका ए की टर्म्स में इक्वेशन बनेगा, ए की टर्म्स और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करना बचपन से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन ही है एक तरह से मानो। आई डोंट नो कि सॉल्व होगा कि नहीं, बट हो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है मैंने नंबर उल्टा सीधा दिया हो तो नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दो, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करोगे, जब ये सॉल्व करो तो अलग आंसर आएगा, ये जब 0 के बराबर पुट करोगे तो अलग आंसर आएगा, ये जब पुट करोगे तो अलग आंसर आएगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउटफुली की बात तो है नहीं, अगर आप समझ गए हो तो। मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन आइडेंटिटी तब बन जाएगा अगर आपके पास कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, वो कब आइडेंटिटी बन जाएगा, ये तब बन जाएगा जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c तो हो, और वो किसके बराबर हो बच्चों, 0 के बराबर, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए। अगर इतने बात समझ में आ गई तो जल्दी से नोट कर लो इसे, क्योंकि अभी तो आज हमें बहुत कुछ सीखना है। हो गया क्या, 1 2 3। आई होप सो कि आज मैं क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आज मैं थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट में गिफ्ट जरूर दे दूंगा। गिफ्ट मींस होमवर्क, जानते हो ना, ना शॉर्टकट लैंग्वेज है ये। तो अब ध्यान दो, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। हमने ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। जानते हैं क्या हम सब, जाना पहचाना है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पे जिस तरीके से आपने प्रूफ किया था वो बहुत ज्यादा लेंथी था। अब जो मैं प्रूफ करूंगा वो लेंथी नहीं है, वहां पे जो हमने प्रूफ किया था वो बहुत ज्यादा लेंथी था, यहां पे जो मैं प्रूफ करूंगा वो लेंथी नहीं है। ध्यान से देखो, मान लो आपके पास एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और आपको मैं बोल दूं लेट सपोज इसका एक रूट x अल्फा है, एक रूट बीटा है। अगर मैंने ये क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, मतलब आप x की वैल्यू अगर अल्फा पुट कर दो या x की वैल्यू बीटा पुट कर दो तो वो इक्वेशन हमें क्या देगा, 0 आंसर देगा। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर मैं इस अल्फा को इधर लाऊं, इस अल्फा को मैं अगर इधर लाऊं तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अभी इन दोनों को रखे रहो, काम आएगा अभी आगे। अब मैं आपको बोलूं इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय a। अगर किया हमने डिवाइड तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। एक बात बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस तरीके का आता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 जब रहता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, यही चीज तो ये भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं, यानी मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ये देखो 0 की वैल्यू कितनी है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी मैं इस 0 की जगह ये पुट कर सकता हूँ ना। आपको इससे क्या कह रहे हो, देखो बच्चों ये हर जगह नहीं होता है, ये 0 की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, लेकिन हम लोग ये क्या कह रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोला कि हम लोग क्लास 10 में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए थे, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यहाँ पे इजीली मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपको गिवन है, तो यानी 0 की जगह आप ये लिख सकते हो ना। तो एक काम करो, इसको हटाओ, इसको अगर हम लोग हटा दें और यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, अब क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो एक काम करो, इसको ब्रेक करो। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो कुछ इस तरीके का है, एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे जाएगा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स
तो जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स आ जाएगा, फिर लास्ट में अल्फा इंटू बीटा आएगा। और इधर का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। दिखा क्या? अब क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। कहीं पे भी अगर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ हो और किसी भी कोफिशिएंट का अगर एक कोई भी टर्म का अगर कोफिशिएंट अगर किसी के बराबर आ जाए तो डायरेक्टली जो अलग उसके बाद वाला जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो 3x प्लस 5 है इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास ये दिया हुआ 3x प्लस 9y, मतलब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो कि 5 जो है वो 9 के बराबर है, सॉरी 9y के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब हम लोग कोफिशिएंट को डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो अब ध्यान से देखो, आपका प्रूफ हो गया b बाई ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अगर आप इस माइनस को इधर लाओ तो ये देखो क्या क्लास 10th में ये नहीं पढ़ा था क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस b बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इसे इरेज करो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c बाई ए। ये था एक ट्रिक जो हम लोग 2 स्टेप्स भी नहीं लगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। और वहां पे क्या किया था, पता नहीं क्या क्या प्रूफ कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या पुट कर रहे थे, इट डजंट मैटर। अब हम लोग क्लास 11 में आ गए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका तो अपनाना चाहिए हमें। तो ये जल्दी से नोट करो, अगर समझ में आए तो जल्दी नोट करो इसे। हो गया क्या नोट? अगर हो गया तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करो, क्योंकि अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो सर इसमें तो इतने ही हमने क्लास 10 में पढ़ा था, अब इससे डीप में आप क्या जाओगे? तो बच्चों ये क्लास 10th नहीं है, ये क्लास 11th है, तो ध्यान दो। मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बच क्या गया, हाँ एक चीज आपका बच गया, क्या? वो देखो, अगर आपको ये दिया हुआ था हाँ अल्फा प्लस बीटा आपको पता था कितना है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, सी बाई ए दिया हुआ था ना। अगर मैं आपको पूछूं अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो आप मुझे क्या आंसर दो? अल्फा माइनस बीटा अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? दे पाओगे क्या कोई आंसर? कोई भी आंसर नहीं दे पाओगे क्या? बहुत इजी है, एक काम करो, हाँ हम लोग को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर है तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या फॉर्मूला आप लोगों को पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है कितना है, माइनस बी बाई, तो जब यहाँ पुट करोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है, सी बाई ए। दिखा गया? ऑलराइट, तो अब एक काम करो, एलसीएम लो, एलसीएम जब लोगे तो ए स्क्वायर नीचे आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा क्या? होगा। और यहाँ पे क्या है, अभी भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही है। ये क्या लिखा हुआ है, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बहुत पहले पढ़े हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या वही लिखा हुआ है क्या यहाँ? तो मैं इसको डायरेक्टली डी से नहीं रिप्लेस कर सकता क्या? कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस अगर स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और यहाँ पे बस ए आएगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट डी बाई ए। तो एक काम भी कर सकते हो आप, इसको इस तरीके से नहीं, मॉड में लिख लो। मॉड में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे ये मानना चला हूँ कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, जो रूट अल्फा है वो बीटा से बड़ा है, इसलिए मैंने अल्फा से बीटा को माइनस किया है। अगर बीटा बड़ा होता ना तो बीटा माइनस अल्फा लिखता, तो हम लोग इसको रिप्लेस करते रहेंगे। तो इससे अच्छा तो ये है, रिप्लेस ना भी करना पड़े तो एक काम करते हैं, मॉड लगा देंगे। अगर नेगेटिव भी आएगा तो ये मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर इतना बात क्लियर है तो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसे। हो गया क्या? ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं यार कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मैं नहीं करना चाह रहा,
बट फिर भी थोड़ा सा हो सकता है इसमें जरूरत पड़ जाए आप लोग को, हो सकता है कि आप लोग को इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए। ये देखो, हाँ मैंने आपको सेट्स में पढ़ाया था रूट माइनस वन की वैल्यू में आयोटा लिखता हूँ। अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, काम कर दो साइड स्क्वायर कर दो, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसका स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब मैं आपको पूछूं आयोटा क्यूब, तो इसी का क्यूब करो, क्यूब जब करोगे आयोटा क्यूब तो क्या होगा, रूट -1 का क्यूब है। तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, -1 इंटू रूट -1, कितना की वैल्यू तो मुझे पहले ही पता है, ये क्या है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू रूट -1, और इतना तो मैं जानता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं इसको आयोटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, लिखते चलो इसे, क्लियर है क्या। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, I4 भी निकाल सकते हो, निकाल लेना, I4 शायद आता है आपका हाँ रूट में -1 का होल स्क्वायर इंटू रूट में -1 का होल स्क्वायर, जिसका आंसर 1 आएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इनफैक्ट बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। तो इतना आप जल्दी से नोट कर लो, मैं आपको 3 चीज आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर ही है, कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, एक ही चीज बताया हूँ सब लोग, बस मैंने स्क्वायर किया फिर क्यूब किया फिर उसको 4th पावर कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है जल्दी नोट कर लेते, तब हम लोग आते हैं थोड़ा उस पे आते हैं, अब क्या पढ़ना है, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर किसी भी रूट का 3 तरीके से आप डिफाइन करते हो, किसी भी रूट का नेचर 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो आप पूछो कैसे, ये देखो अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, अगर d ग्रेटर देन 0 होगी, अगर d लेस देन 0 होगी, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें 2 रियल रूट्स मिलते हैं, साथ साथ वो दोनों के रूट्स क्या हैं, आपस में बराबर होते हैं, यही होता है। इसमें क्या होता है, हमें 2 रूट्स तो मिलते हैं लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स मिलता है, मतलब इमेजिनरी का मतलब हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, वो मतलब समझे रूट्स ही नहीं मिलता है। अब इस केस में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि यार है क्या ये, अगर d जो है वो क्या है, d इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो रूट्स है, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल, तो रूट्स जानते हो क्या होगा, रेशनल होगा। अगर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या होगा, तब देन रूट्स आर इर्रेशनल, देन रूट्स आर इर्रेशनल। देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे, ये देखो हम जैसे श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ क्या करते हैं, रूट डी अपॉन 2a करते हैं ना, ये रूट में है। अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मान लो d की वैल्यू 16 है, तो डायरेक्टली हमें क्या दे देगा आंसर, 4 दे देगा, रूट में क्या दे देगा, फिर यहाँ से हमें 4 आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको सेट्स में बताया था, अगर इक्वेशन में p/q फॉर्म है और उसमें कहीं पे भी रूट आ जाता है तो वो इर्रेशनल कहलाता है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब 16 था, तब तो ये बाहर आ गया 4, तब ये रूट ही गायब, रूट गायब तो क्या होगा, रेशनल रूट्स होगा। ये x क्या है, ये तो रूट है ना, x तो एक रूट्स है। अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सपोज 16 की जगह 15 है, तब ये रूट से बाहर हो सकता है कुछ क्वांटिटी है, लेकिन कुछ क्वांटिटी तो अंदर रह जाएगा ना, मतलब रूट रह जाएगा p/q फॉर्म में। अगर रह गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल रूट्स। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो जल्दी नोट करो,
मैं यहाँ पे बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, और भी बहुत कुछ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो फिर इस चैप्टर को आप इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हो कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ये चैप्टर है। अगर आपको समझ में आए तब तो फिर इसमें भी जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। आपने जो क्लास 10 में पढ़ा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सच में मतलब समझोगे, आप कहोगे क्या चीज है सर, मतलब डेंजरस बिल्कुल। ओके, तो एक काम करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब क्या चीज बच गया? अब देखो यार, बच गया है केवल ग्राफ। अब बच गया है केवल ग्राफ, वो भी देख लेते हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ ऑफ लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कुछ भी लिख दो। ग्राफ ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट हो गया क्या? ये किस तरीके का होगा? हमें पता है रूट, इसका इक्वेशन किस तरीके का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो इसके 6 ग्राफ बनेंगे, ध्यान दो। अगर कहीं से भी a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ हमेशा उसका ग्राफ जो है ना इस तरीके का बनेगा। मतलब उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसका मुंह कुछ इस तरीके से खुलेगा, मतलब नीचे की साइड खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम बात कर लेते हैं कि a जब 1 से बड़ा होगा तब क्या क्या कंडीशंस होंगी। अगर a जो है 1 से बड़ा है तो ये कंडीशन तो होगा, लेकिन एक काम करते हैं, तो ठीक है वो कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, कहाँ होगा पता करना पड़ेगा ना। तो एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। वो क्या कंडीशन है, ध्यान दो। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 मत करो अभी लेस देन 0 करो, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है और a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस केस में जानते हो क्या होगा? पहला तो इतना क्लियर हो गया कि ग्राफ तो इसी तरीके का होगा, ठीक है। d लेस देन 0 का मतलब एक भी रूट्स नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको ग्राफ से बताना है तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही रूट्स मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है d की वैल्यू 0 से कम है, मतलब एक भी रूट नहीं मिलेगा। एक भी रूट नहीं मिलने का मतलब ये होता है कि वो ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। इतना तो क्लियर हो गया कि जो भी ग्राफ आएगा इसका वो एक्स एक्सिस को कट तो नहीं करेगा, यानी वो बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये कहीं पे भी हो, इट डजंट मैटर। ये मैं बना दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये मत समझ कि यहीं पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, अब बात आती है कि इसमें जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ये देखो इस पे टच भी नहीं हुआ ना, हमेशा y इस एक्सिस के ऊपर है, मतलब हमेशा y की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगा। इधर क्या होता है, y की वैल्यू पॉजिटिव ही तो होती है, यानी इतना तो पता चल गया कि y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप बोल सकते हो या फिर 0 से इंफिनिटी, जिसमें हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। 0 से प्लस इंफिनिटी बोल दो, उसमें 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 पे थोड़ी टच हो रहा है, टच ही नहीं हो रहा है। ओके, ये केस हो गया। अब दूसरे केस की बात करो। अब अगर हम दूसरे केस की बात करें तो वो क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है और d की वैल्यू एग्जैक्टली 0 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब क्या है कि होगा तो वो कुछ इसी तरीके का। बट मैं आपको बोल रहा हूं d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, मतलब क्या है, रूट मिलेगा, 2 रूट मिलेगा, लेकिन सेम रूट मिलता है। सिर्फ रूट मिलता है, ठीक है, 2 रियल रूट आपको मिलते हैं, लेकिन अगर 2 रूट मिला और अगर वो दोनों सेम है तो ये तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी वो ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यही वो पॉइंट है जिस पर 2 रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे। अब आप कहोगे सर कट नहीं कर सकता था, अगर मैं इसको कट करा दिया, अगर मैंने सपोज को कट करा दिया तो ये 2 रूट्स मिल रहा है, ये देखो एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों दोनों डिस्टिंक्ट है। पर हमें डिस्टिंक्ट थोड़ी चाहिए, हमें तो सेम चाहिए ना, ये सेम है। ऑलराइट, और ये जो ग्राफ बन गया
अब कोई बात नहीं, बन गया है तो अब यहीं पर रहने देते हैं। ये जो ग्राफ बन गया, ये केस है a ग्रेटर देन 1 और d ग्रेटर देन 0, जिसमें हमें दो रूट्स मिलेगा, इसीलिए ये दो बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और अब एक बात देखो, यहाँ पे y की वैल्यू मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मैं y की वैल्यू ले सकता हूँ पॉजिटिव, और साथ साथ वो 0 भी तो है बच्चों, इस पर टच हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, यानी इस बार 0 को काउंट करना है। क्लियर है क्या इतनी बात? ये देखो इंटरवल का इतना काम आ रहा है, तो सेट्स नहीं पढ़ा वो कर पाएगा क्या? नहीं, इसका मतलब ही नहीं समझेगा वो, इसमें और इसमें कुछ अंतर ही नहीं जानेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब इसमें मैं बात करूं अगर कि y की वैल्यू इसमें क्या होगी, तो ध्यान दो, इसमें थोड़ा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। अगर मान लो ये रूट्स अल्फा है, ये रूट हमें बीटा मिल गया, ठीक है क्या, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप यहां से यहां तक आ रहे हो, मतलब यहां से इसके और इसके बीच में ये क्या है, माइनस इंफिनिटी है, यहां से यहां तक में आपकी जो ये पैराबोला है वो ऊपर है ना, यहां से यहां तक ऊपर है, ओके, यानी माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक जो y की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू तब है जब माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आप आ रहे हो, और साथ साथ यहाँ पे देखो 0 पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, यानी इस अल्फा पॉइंट को हम लोग काउंट करेंगे तभी तो y 0 होगा, क्योंकि यही तो वो एक्सिस है जिसपे y 0 होता है बच्चों, ध्यान दो इस चीज को, इसीलिए हम लोग इस बार अल्फा को काउंट करेंगे। और साथ साथ और कुछ नहीं हो गया, पॉजिटिव में होगा, b से प्लस इंफिनिटी तक नहीं जाओगे क्या, फिर आप जाओगे बीटा से प्लस इंफिनिटी। अब ध्यान से, क्या मैं बीटा काउंट करूंगा? हाँ करूंगा, क्योंकि बीटा एक ऐसा पॉइंट है जिसपे y 0 हो रहा है। ये देखो, अब मैं अगर बोलूं कि y जो है किस केस में लेस देन 0 होगा, अल्फा से बीटा के गैप में देखो, ये पैराबोला नीचे है, मतलब इस एक्स एक्सिस के नीचे, और इधर में y एक्सिस तो निगेटिव होता है ना, यानी कि इसमें क्या है, अल्फा से बीटा, और दोनों का हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बस हम लोग से लेस देन का पूछा है। क्लियर है क्या? अगर क्लियर तो जल्दी नोट करो, क्योंकि अभी तो हमने केवल a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 के लिए देखा, अभी तो हमें लेस देन के वाला तो देखना बाकी है ना बच्चों। तो अब हम बात करते हैं लेस देन वाला, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ध्यान दो इस चीज, ये कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं आपको बोलूं इफ a इज लेस देन 1, तो इतना तो श्योर है कि इसका ग्राफ कुछ इसी तरीके का होगा। लेकिन अगर मैं इसके बाद भी एक आपको कंडीशन लगा दूं जो कि हो d जो है वो लेस देन 0, तो इसका ग्राफ देखो बच्चों इस तरीके का बनेगा। d लेस देन 0 का मतलब क्या, एक भी रूट नहीं मिलेगा, रूट नहीं मिलेगा उसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमेशा निगेटिव है, y की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, तो 0 से माइनस इंफिनिटी, हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। ये देखो, ये तो एक ग्राफ हो गया। अगर मैं इसी में एक और ग्राफ लूं, इसी में मैं एक और ग्राफ लूं जो कि हो a लेस देन 1 और d जो है वो 0 के बराबर हो, तो इसमें देखो मतलब रूट्स तो मिलेंगे, दो रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन दोनों दोनों बराबर होंगे, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब एक पॉइंट पे बस टच करेगा, ठीक है। और इसमें अगर आपको पूछूं y की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे हमेशा जो y की वैल्यू हो क्या है, वो निगेटिव है, और साथ साथ इस पॉइंट पे क्या है, 0 भी तो है, कि मान लो अल्फा पॉइंट है फिर कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 भी है, मतलब 0 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तो है ही, और साथ साथ हम लोग 0 को भी काउंट करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ये होगी y की वैल्यू। एक और केस जो थोड़ा सा बड़ा है वो थोड़ा सा नोट करना, इसे नोट हो गया क्या, इरेज करता हूँ इसे। अगर ये दोनों नोट हो गया तो एक बड़ा वाला केस है वो भी नोट करना थोड़ा, वो क्या कह रहा है वो भी देखो, वो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं आपको बोलूं a जो है लेस देन 1 है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ तो पक्के से दो बार x एक्सिस को कट करेगा,
मान लो ये जो पॉइंट है वो अल्फा है, मान लो ये जो पॉइंट है वो बीटा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दो, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आऊं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव है। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि y की जो वैल्यू है वो, अगर मैं आपको बोलूं निगेटिव कब होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के अल्फा तक, माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक जब आप आओगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और यूनियन बीटा से लेकर के जब प्लस इंफिनिटी तक जाओ तब भी तो हमें नेगेटिव ही तो मिल रहा है। कितना पता चल गया, बीटा से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक भी हमें नेगेटिव मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं y कब पॉजिटिव मिल रहा है और 0 के बराबर मिल रहा है, तो तब मिल रहा है जब अल्फा और बीटा के बीच में, तो देखो ग्राफ जो ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो अल्फा से लेकर के बीटा तक, जिसमें हम लोग अल्फा और बीटा को दोनों काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, और यही अल्फा और बीटा ही वो पॉइंट्स है जिस पर y जो 0 होगा। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग, मैं आपको लास्ट में बोला था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लो, हो गया क्या, ऑलराइट। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन नोट करा देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मैं आज आप लोग के लिए लाया ही हूँ, और इनफैक्ट मैं आपको वो दूंगा भी, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करना, कोई बहुत ज्यादा उसमें टफनेस नहीं है। ओके, नोट करो, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, वो क्या है, रूट्स है ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है विथ अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, इफ a n इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब आपको फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। मतलब आपको ये दिया हुआ था, आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो कुछ है नहीं, ये इसके रूट्स है, अल्फा बीटा से बड़ा होगा, आपको an की कंडीशन दे दिया, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ऐसा ना हो कि पूरा ब्रेक करके करें हम लोग, पूरा ब्रेक करके करो तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, तो मैं उस तरीके से पूरा लंबा चौड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत हो गया, आज में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, क्या क्या बात किया, नेचर ऑफ रूट्स देख लिया, और एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जी देखो, अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट b होता है, अगर किसी इक्वेशन का, किसी यहाँ लिख लो, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर इस इक्वेशन का या फिर किसी भी इक्वेशन का एक रूट अगर a प्लस रूट b है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा रूट हो जाएगा वो a माइनस रूट b हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये होता है, आप इसे याद कर लो या फिर कभी आप सॉल्व करना तो हो जाएगा। और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट अगर a प्लस अगर आपको दे दे i b दे दे, तो जो दूसरा रूट होगा वो हमेशा a माइनस आई बी, आई क्या है, आयोटा, आयोटा मीन्स रूट माइनस 1। ये चीज आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में काम आएगा, एक रूट दे दिया दूसरा रूट ये होगा, फिक्स है, एकदम 100% फिक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एक रूट ये आएगा दूसरा रूट 100% ये आएगा, तो आप कैलकुलेट मत करना, अगर आपने एक पॉइंट लिया तो दूसरा आप अपने आप ये लिख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमने बात की इक्वेशन और आइडेंटिटी, फिर हमने बात किया पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री वाला देखा, फिर हमने ग्राफ्स बहुत सारे देख लिए। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, क्यों, कल हम लोग देखेंगे कि जो ग्राफ आप लोग बना रहे हो उसका वर्टेक्स क्या है, वो बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस पे ले जाएंगे, फिर आपको मैं इनइक्वालिटी भी इसी में पढ़ाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो पढ़ते रहिए और वेरी गुड बाय।